नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कक्षा 6 की हमारा राजस्थान पुस्तक में हमने जो पिछले वीडियो में जो पाठ पढ़ा था उसमें दो क्वेश्चन पूछे थे हमने वीडियो के अंत में। और क्वेश्चन ये थे, पहला क्वेश्चन ये था, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? और उसका राइट आंसर है चंबल। ये चंबल में जाके मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये था, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? ये माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में विकसित की गई है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं पाठ 8 की, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। देखिए, आजीविका से तात्पर्य है कि जो आप रोजगार वगैरह जो करते हैं, काम धंधे करते हैं, उससे संबंधित है। तो इसमें राजस्थान में जो आजीविका के प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। देखिए, राजस्थान जो है खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है और यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन और खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। यानी यहाँ पर्यटन उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। इसके अलावा जो परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और खनन कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कृषि की। देखिए, राजस्थान का लगभग 60% भूभाग मरुस्थल है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राजस्थान का जो 60% जो पश्चिमी अरावली के जो पश्चिम में है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो मरुस्थल है। और यहाँ अधिकांश जो कृषि है मानसून की वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, यानी जो बरसात के मौसम में जो 4 महीने में जो बारिश होती है उस पर ही अधिकांश कृषि निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी एक प्रकार का ये गैम्बल है, जुआ है। ठीक है, जिसको आप सट्टा भी बोलते हैं। तो मानसून का सट्टा है ये एक प्रकार का। अच्छा मानसून हो गया तो अच्छी फसल हो गई, मानसून नहीं हुआ तो फसल नहीं हुई। आपको पूरे वर्ष भर कंगाली में समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि बारिश नहीं है तो फसल नहीं है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं? वो होती हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। देखिए, रबी की जो फसल होती है ये रबी सर्दी में बोई जाती है। यानी जब सर्दी प्रारंभ होती है लगभग अक्टूबर नवंबर में, बरसात का अंत हो चुका होता है, बरसात की फसल कट चुकी होती है, तो सर्दी की शुरुआत में इसको बोया जाता है। और जैसे ही गर्मी प्रारंभ होगी तब तक ये फसल पककर तैयार हो जाती है। यानी लगभग मार्च में और अप्रैल में इस फसल को काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ये प्रमुख फसलें हैं जो राजस्थान में रबी की फसलें हैं। आगे है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। यानी ये जून के अंत में या जुलाई के प्रारंभ में इसको हम बोते हैं, जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है तभी। यानी बरसात के मौसम की जो पहली बारिश होती है ना, प्री मानसून बरसात जिसको बोलते हैं, उस प्री मानसून बरसात में ही खेतों में नमी हो जाती है और ये फसलें बो दी जाती हैं। और शीत ऋतु आरंभ होने से पहले काट ली जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको काट लेते हैं। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल आदि, ये प्रमुख फसलें हैं खरीफ की। अब है जायद की फसल। जायद से तात्पर्य है कि जो रबी और खरीफ के समय न बोई जा करके उसके अलावा जो समय बचता है उसमें बोई जाती है। आपको ध्यान होगा कि जो हम रबी की जो फसल है, ठीक है, रबी की फसल को मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ठीक, मार्च अप्रैल में आपने फसल काट ली और हमने खरीफ की फसल जो जुलाई में बोई, ठीक है, कब बोई हमने? जुलाई में। ठीक, तो ये मार्च अप्रैल से जुलाई के जो बीच का समय है, ठीक है, यानी लगभग आधा मार्च लगा लीजिए, अप्रैल, मई और जून, ये 3.5 4 जो महीने हैं, इस दौरान जो फसलें बोई जाती हैं उनको बोलते हैं जायद की फसलें। इसमें खाद्यान्न फसलें न हो करके इसमें फल और सब्जी की फसलें होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी और विभिन्न प्रकार की सब्जियां इत्यादि। अब देखिए, राजस्थान में कृषि
कि पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में क्या क्या होता है, बार बार सूखा यानी कम बरसात होना, और राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र रेतीला होना, ऊसर यानी जो उत्पादक भूमि नहीं है, बंजर भूमि, रेगिस्तानी पथरीली भूमि, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव इत्यादि प्रमुख कारण जिनकी वजह से फसलें अच्छी गुणवत्ता वाली पैदा नहीं हो पाती हैं। दूसरा कारण आर्थिक कारण है। किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी, ये ऐसे आर्थिक कारण है। किसान जानते हैं इनके बारे में भी, लेकिन फिर भी चाह करके कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि छोटी जोत वाले किसान हैं, यानी कम भूमि वाले किसान। अब कम भूमि के लिए कहाँ तो वो मशीनें खरीदें, आधुनिक मशीनें खरीदें, और कहाँ उन मशीनों को चलाएं छोटी छोटी भूमि में। तो इसलिए वो अपने सामान्यतः वो छोटी ज़मीन पर ही खेती करते हैं, मानव श्रम के द्वारा, यानी स्वयं के श्रम के द्वारा। अगला कारण है संगठनात्मक कारण। भू स्वामित्व समस्या और नीतिगत कमजोरियां, यानी सरकार की कुछ ऐसी नीतिगत कमजोरियां हैं जिनकी वजह से किसान उसका फायदा नहीं उठा पाते। जैसे एमएसपी निर्धारित तो है फसलों का, ठीक है, लेकिन सामान्यतः एमएसपी पे फसल बेच ही नहीं पाते किसान, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। जो खेती में उन्होंने पैसा लगाया, दुकानदारों से, खाद बीज वालों से उन्होंने उधार कर रखा था, इसलिए वो क्या करते हैं, तुरंत एमएसपी से भी कम रेट पर के जो साहूकार वगैरह होते हैं उनको फसलें बेच देते हैं, क्योंकि अपना कर्जा चुकाने के लिए। तो सरकार को ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए जिससे किसान अपनी फसल को एमएसपी पर, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सके। भू स्वामित्व की समस्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है या किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, क्योंकि पुरखों से उनको कम ज़मीन मिली। जैसे किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन हुई, 1-2 बीघा में क्या आपका जीवन चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। वो क्या करते हैं, फिर दूसरों से ज़मीन किराए पर लेकर के खेती करते हैं। अब है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं, यानी राजस्थान में क्या क्या कृषि की विशेषताएं हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला विशेषता जो बताइए, देश में सर्वाधिक जो बाजरा है, सरसों और ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। यानी नंबर 1 है हम किस में, बाजरा उत्पादन में, सरसों उत्पादन में और ग्वार उत्पादन में। इन 3 चीज़ों में हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान जो है, भारत में जौ और चना का उत्पादन में दूसरे स्थान पर। जौ और चना हम सेकंड नंबर पे पैदा करते हैं। तीसरा है, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है, यानी पश्चिम राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा बोते हैं। क्यों? रेगिस्तान रेगिस्तानी इलाका है, पानी की समस्या है, उसकी वजह से बाजरा क्या है, बरसात के मौसम में उस क्षेत्र में बोया जाता है। चौथी विशेषता है, दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है, यानी मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाले जो क्षेत्र में है, मक्का प्रमुख रूप से बोई जाती है। और गंगानगर जिला जो है गेहूं के उत्पादन में पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। ये पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हैं हम इंदिरा गांधी नहर को, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में काफी विकास हुआ है इंदिरा गांधी नहर की वजह से। अगली विशेषता है, सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी लगभग 65% में नहीं है। और जो कुल जो सिंचाई उपलब्ध है उसमें भी 66% क्षेत्र में जो सिंचाई है कुएं और ट्यूबवेल से होती है, यानी कुल जो सिंचाई होती है उसमें भी 66% कुएं और ट्यूबवेल, यानी जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है उससे की जाती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और बाकी तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, यानी बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब आप देख लीजिए, राजस्थान में केवल 35% हिस्सा है जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 65% में तो है ही नहीं। तो यहाँ की कृषि की देख लीजिए क्या स्थिति है राजस्थान में। अब है राजस्थान में पशुपालन। आप जानते हैं कि हम राजस्थान में पशुपालन में भी काफ़ी समृद्ध हैं।
क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जो खेती बाड़ी के साथ साथ अपने यहाँ पशु भी रखते हैं, क्योंकि खेती का आकार कम होने से और पर्याप्त वर्षा नहीं होने से वे लोग अपने यहाँ एक दो तीन चार की संख्या में पशु पालन करते हैं, गाय भैंसे इत्यादि पालते हैं, जिससे उनका थोड़ा कृषि के साथ अन्य आय भी हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, यानी हम पशुओं की संख्या में पर्याप्त संख्या रखते हैं, दूसरे नंबर पे है पशुपालन की दृष्टि से, पशुओं की दृष्टि से। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है, यानी हम कुल देश का 11.27% पशु रखते हैं। ठीक है, यानी सेकंड नंबर पे है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में जो अधिकतर किसान जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, एक अतिरिक्त आय उपलब्ध हो जाती है, और पशुओं के लिए जो चारा है उनको वो अपने खेतों से ही उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वो पशुपालन आसानी से कर पाते हैं। राजस्थान में पालतू पशु, अब हम पालतू पशुओं की बात कर लेते हैं राजस्थान के। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे इत्यादि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट, बकरियां और भेड़ बहुतायत में पालन किया जाता है इनका। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, जो 2019 में पशु गणना हुई वो कौन से क्रम की थी, वो 20वीं पशु गणना थी, और इसके अनुसार 2019 की पशु गणना के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है, क्योंकि इसका कारण यह है कि ऊंट और गधे जो है माल ढोने के काम में आते थे। आजकल छोटी छोटी गाड़ियां, माल ढोने वाली गाड़ियां जो आधुनिक मोटर गाड़ियां हैं वो बहुत हो गई, इस वजह से इनकी जो मूल्य है वो कम हो गया, यानी इनकी जो महत्ता है वो बहुत कम हो गई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, यानी भेड़ बकरियां भी लोग अब कम रखने लग गए हैं, क्योंकि उनको भेड़ बकरियों को चराने के लिए काफ़ी दूर तक घूमना फिरना पड़ता है। तो इसलिए लोग क्या करें, गाय और भैंस, क्योंकि वो आप एक ही जगह उनको रख करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग मुर्गियों और अंडों के उत्पाद जो हैं मुर्गियों के, वो काफ़ी प्रयुक्त करने लगे हैं। ठीक है, एक मुर्गी से एक बिंदु याद आया। एक मुर्गी की नस्ल है कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ ये मुर्गी की नस्ल है। ये देखिए, ये काफ़ी देसी मुर्गी है और काफ़ी पौष्टिक भी है, इसलिए ये काफ़ी इसकी डिमांड रहती है। और दक्षिण राजस्थान में विशेषतया डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कड़कनाथ जो मुर्गियां हैं इनका पालन किया जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कड़कनाथ जो है किसकी नस्ल है, उसमें गाय, भैंस, मुर्गी इत्यादि दिए हुए थे, तो उसका राइट आंसर मुर्गी है। अब पशुपालन से क्या क्या लाभ होते हैं, ये तो आपको ध्यान है कि हम पशुओं से जो लाभ प्राप्त करते हैं कि खाने के लिए हमें घी, मक्खन, छाछ, दही इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा डेयरी जो प्रोडक्ट हैं, पनीर है, ठीक है, मक्खन इत्यादि, ऊन है, चमड़ा, परिवहन यानी माल ढोने के काम में भी आते हैं पशु, चारा इत्यादि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला है इन पशुओं से। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशुपालन का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। पशुपालन में समस्याएं क्या क्या आती हैं, पशुपालन की समस्या देखिए। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते, क्योंकि हम जो ग्रामीण परिवेश में पशुपालन करते हैं वो परंपरागत दृष्टि से करते हैं। यदि पशु बीमार भी हो गया तो हम उसका देसी इलाज करते हैं, और इसके अलावा कोई पौष्टिक खास विशेष चारा नहीं मिल पाता है। जैसे गर्मियों में कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा होता है केवल सूखा चारा ही डाल दिया जाता है। अब आप देख लीजिए सूखे चारे से क्या पौष्टिकता मिलेगी और क्या दूध उत्पादन होगा। पशुपालकों के पास कमजोर और घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की बहुत कमी है। परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं और पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण का मतलब है कि आपने 2 3 4 पशु रखे हैं, ठीक है, उनसे उत्पादन हो रहा है, आपने उनको आधुनिक तरीके से नहीं रखा,
साफ सफाई नहीं रखी। आजकल पशुओं के नीचे बिछाने के लिए जैसे कच्ची जो ज़मीन रहती है गोबर पेशाब से गीली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, पशु सर्दी के दिनों में उसमें बीमार हो जाता है। तो आजकल रबड़ के गद्दे आने लग गए जो पशुओं के नीचे बिछाते हैं, आप उनको उठाइए तुरंत साफ भी हो जाते हैं। इस प्रकार से दूध निकालने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो पशुओं के यहाँ मच्छरदानी, जो बड़े बाड़े के चारों तरफ मच्छरदानी लगा के रखते हैं ताकि मक्खियाँ और मच्छर पशुओं का खून न पी सके और वो बीमार नहीं हो। तो ये ऐसी आधुनिक तकनीकें अपनाने की आवश्यकता है। बार बार के सूखे और अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है क्योंकि चारा नहीं मिल पाता है। अब है राजस्थान में खनन। हमारे यहाँ आजीविका का एक अन्य प्रकार है, खेती हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तीसरा प्रमुख है खनन। देखिए राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है, यानी ये निकाले जाते हैं। इससे अधिक खनिज है लेकिन हम निकालते केवल 67 प्रकार के ही खनिज हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज जो है वो रॉक फास्फेट है। ठीक है, सर्वाधिक उपलब्ध कौन सा है? रॉक फास्फेट। सीसा, जस्ता जस्ता जो जिप्सम, चांदी, संगमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यानी हम देश में सबसे ज़्यादा हम ये निकालते हैं ये खनिज। कौन कौन से? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर सर्वाधिक। और एकाधिकार किसमें? रॉक फास्फेट में। राजस्थान में ही सामान्यतः निकाला जाता है और कहीं नहीं। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। इमारती पत्थर मतलब जैसे संगमरमर हो गया है, कोटा स्टोन हो गया है, और स्लेटी पत्थर है, और इसके अलावा करौली का जो लाल पत्थर है, बिजोलिया का जो सफ़ेद पत्थर है जिसे चौखड़ वगैरह इत्यादि बनाते हैं, ये खनिज पत्थर है, इमारती पत्थर है, इमारतों में प्रयुक्त किए जाते हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार जो है प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही है, क्योंकि इससे सरकार को भी आय होती है, इसलिए सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। हालांकि इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे अरावली जो पर्वतमाला है इसमें इसका खनन कर करके इतना कर दिया है कि कई जगह तो जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ हो तो वो विलुप्ति हो गई है, क्योंकि लोगों ने उसका इतना खनन किया। और इसके अलावा जो नदी है उसमें से जो रेती निकाली जाती है, बजरी जिसको कहते हैं, वो निकाली जाती है, उससे भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अब हम इस पाठ से संबंधित दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। आपको आंसर इनके कमेंट्स बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? यानी तीन प्रकार की फसलें बोते हैं हम, रबी, जायद और खरीफ। ठीक है, तो इसमें रबी की फसल बतानी है आपको कौन सी। आपके ऑप्शन है मक्का, बाजरा, कपास और गेहूँ। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ये है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में। ठीक है, और आपके ऑप्शन है गेहूँ, बाजरा, चावल और मक्का। आपको इन चारों में से राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। मित्रों, इस प्रकार के पाठ आपके लिए जो रिट है उसके फर्स्ट लेवल के लिए भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान L2 में जो है, लेवल 2 में सामाजिक में तो है ही है। और इसके अलावा अभी हालांकि विज्ञप्ति आई नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि सरकार की इच्छा है कि हम इसमें लगभग 30% राजस्थान जीके के भी दें, तो उसके दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और L2 में सामाजिक विज्ञान में राजस्थान के जीके के क्वेश्चन आते ही है, क्योंकि जो 60 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन 60 में से लगभग 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन पहले भी आते थे राजस्थान जीके के, और अब तो उनका महत्ता बढ़ गई है। मित्रों, आपको अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी